जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं वो यही है कि आपका जो काम होगा वो दो तरीके से काम करना होगा। सोशल इश्यूज आपको चिंतन देता है, इसीलिए मैं सबसे पहले क्लास यहीं से शुरू करता हूं। पूरी यात्रा में चाहे तुम एथिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, क्यों पढ़ रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, किस तरह का अधिकारी बनना चाहता हूं, बीपी की गोलियां खाकर, भ्रष्टाचार करके, कहीं पैसा कमाकर, दबाकर, स्विस बैंक में डालकर जीवन भर पुलिस और ईडी से बचने का प्रयास करने वाला, या एक ऐसा अधिकारी जिसको आने वाली पीढ़ियां सत सत नमन करें, जो घरों में पूजा जाए, जिसके ट्रांसफर होने पर देश की जनता खड़ी होकर रो। यह चित्र तुम्हें आज बनाना पड़ेगा, आज तय करना पड़ेगा कि राष्ट्र में तुम्हें बेहिसाब पैसा मिलेगा। तुम निकालना चाहो निकाल ले जाओगे, थोड़ा सा गड़बड़ करोगे बहुत पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तुम ये पैसा कभी शो नहीं कर पाओगे। कितना खाओगे, लेकिन कभी तो एक वक्त आएगा कि जब तुम्हें वो रोती बिलखती औरतें दिखाई पड़ेंगी, कभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी वजह से वो 70 बच्चे मर गए थे, तब तुम्हें वो पीड़ा जीवन भर झेलनी पड़ेगी। या तुम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना चाहते हो जिसके उस जिले के ट्रांसफर होने के बाद जिले के लोग खड़े हो जाए, मानव चेन बना लें, बोले नहीं जाने देंगे, जिसके साथ अगर कोई भी गलत व्यवहार हो जाए, लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, तुम उनके हृदय में जीना शुरू कर दोगे। जीवन भर, तुम्हारे जीवन के बाद भी तुम्हारा नाम उतनी ही इज्जत से लिया जाएगा। राइट? तो ये दो चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। समावेशन का जो डिस्कशन है, अब लंबे समय तक हमने एक परंपरा बनाई, कि केंद्र सरकार कुछ देगी और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, धीरे धीरे ये वेस्ट में पहुंचेगा, धीरे धीरे नॉर्थ में पहुंचेगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वो हर चीज में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तुम आज तक नॉर्थ ईस्ट को पुल से जोड़ नहीं पा रहे थे, तुम जो है कश्मीर से रेल मार्ग नहीं कर पा रहे थे, बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी समस्याएं। तुम न्याय व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो स्कूल नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो तरीका हुआ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, लेकिन दूसरा भी तरीका हुआ कि लोगों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए प्रेरित करना। प्रेरणा से वो खुद आगे बढ़ते हैं। तो जब दोनों हाथ मिलते हैं तब जाकर समावेशन की अवधारणा तय होती है। और यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है, यूपीएससी का जो पूरा अप्रोच है, वो समावेशन और बहिष्करण के बीच में चलता है। इसके केवल दो पार्ट हैं, इसके दो पहलू हैं इस पूरे सिलेबस के। एक, समावेशन कैसे करेंगे, क्योंकि राष्ट्र का संविधान ही हमें डीपीएसपी में बात कहता है। हमने जो फंडामेंटल राइट्स दिए, हमने ड्यूटीज बनाई, हमने पूरा जो तामझाम किया है, वो चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का, अगर पूरी तरीके से प्रियम्बल से लेकर हर जगह तुम जो देखोगे तो वो क्या है, अगर तुम देखोगे तो सिर्फ दो चीजें तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। राष्ट्र में समावेशित करना है और जो बहिष्करण हो रहा है उस बहिष्करण को रोकना है, और जिनका बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन हो चुका है उनको इंक्लूड करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहेगी। समाज में ही लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज के लोग करते हैं, समाज की नीतियां करती हैं, और इनको ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो दो चिंतन है, ये बड़े महत्वपूर्ण चिंतन है। अगर मैं पूरी सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस पूरा इसी के साथ चलता है। यहां तक कि इतिहास में भी जब आप बहुत सी चीजें खोजते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं, चाहे भारत का समाज चाहे विश्व का समाज हो, कि बहिष्करण ये आज जो है इसके पीछे का बेसिक परिपाटी क्या रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सेगमेंट है। तो रीजन है कि एक्सक्लूजन हो क्यों रहा है, व्हाई एक्सक्लूजन हैपेंड, व्हाई हैपेंड। अगर आज तुम कह रहे हो कि महिला सशक्तिकरण करना, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी लेकर आनी है, तो इनइक्वलिटी थी कहां? इनइक्वलिटी के रीजंस क्या थे, फैक्टर्स क्या थे? क्या वो फैक्टर्स आज खत्म हो गए? क्या पैट्रियार्की खत्म हो गई है? क्या चुन्नीलाल अपनी पत्नी को बिना जो है वो सर पे पल्लू के जा सकता है? उसके आदर्श खत्म हो गए कि अगर मैं चेहरा दिखा सकता हूं, मेरी पत्नी भी चेहरा दिखा सकती है? तुम डर किससे रहे हो? कहां मुगल हैं तुम्हारे, कहां हरम की व्यवस्था है, कौन अपडेट करके लेकर जा रहा है? लेकिन तुम तो उस व्यवस्था को आज भी कैरी किया, उसको तुमने अपनी परिपाटी बना लिया, अपनी जीवन पद्धति बना लिया है, तुमने अपने डोमिनेंस का सेक्टर बना लिया है। तुमने कहा कि बाप दादा करते चले आ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो बाप दादा के समय में हमले हुआ करते थे एक दूसरे के ऊपर, आज कौन तुम्हारे ऊपर हमले करता घूम रहा है? कौन तुम्हारे यहां जो है वो किलों पे आक्रमण कर रहा है तुम्हारे? तो उन परिपाटियों को समय के साथ जो है बदलाव क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? सो यहां पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी जैसे ये भी मैंने न्यूज पढ़ी, जैसे बच्चे ने लिखा कि मिड डे मील जो है अपने सर पे लेकर जा रहे हैं। ये भारत भूमि की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मिड डे मील लेकर जा रहे हैं, बाढ़ की वजह से सर पे लाद लाद के लेकर जा रहे हैं। ये हमारे शिक्षक हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश में सब कुछ बुरा है, लेकिन हमारा मीडिया, हमारा चिंतन, हमारा सोशलाइट,
एक हीरो का लड़का एक ड्रग ले लेता है या मैरिजुआना सूंघ लेता है, पूरे राष्ट्र का चिंतन उधर ही जा रहा है, हाय दैया हाय दैया, बस वही चिंतन। वो शिक्षक अपने सर पर लेकर जा रहा है मिड डे मील, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो एक तालाब साफ कर रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक हीरो हीरोइन का लड़का है, लड़की है, उसके बारे में राष्ट्रीय चिंतन तैयार किया जा रहा है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा सीमित समय है, हमारे पास सीमित समय है, हम पॉजिटिव चिंतन करें, राष्ट्र चिंतन करें, या हम सिर्फ सोशलाइट मजे के लिए, किटी पार्टीज में जाने के लिए हम केवल इसके बारे में बात करें। तो एटलीस्ट ये जिम्मेदारी हम लें कि जब हम किसी भी विषय पे बारे में बात करें तो हमारा राष्ट्रीय चिंतन, हमारा विमर्श होना, कम से कम विमर्श तो शुरू करो, चिंतन अपने आप आएगा। विमर्श तो शुरू करो। हमारे विमर्श में राष्ट्र कहां है? हमारे विमर्श में अभी भी देखो तो हमारे विमर्श में केवल जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, भाषा है, अपना है, पराया है, सोशलाइट्स है, ड्रग्स है। हमारे विमर्श में राष्ट्र आना चाहिए। और हमारे का मतलब ये नहीं कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो, मजबूरी कि तुम्हें पढ़ना है। तुम भी किसी से बात करो तो कम से कम उसके बारे में बात करो, वो करे ना करे, तुम अडिग रहो कि मेरे विमर्श में मेरा राष्ट्र है, क्योंकि मैं राष्ट्र के प्राण हूं। मैं एक ऐसे अधिकारी के रूप में खुद को परिवर्तित करना चाहता हूं जो आने वाले समय में सिर्फ ये नहीं रहेगा कि सरकार ने मुझे 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं तो इतने का मेडिकल इक्विपमेंट लाके दे दो। मेरे विमर्श में यह भी बात होनी चाहिए कि मैं जब 10 लोगों से बात करूं तो उनके अंदर अपनी राष्ट्रीय चेतना को डाल सकूं। 10 बारी बात सुनेंगे, 5 तो कम से कम राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होंगे। कुछ अच्छा करे ना करें, लेकिन वो बुरा तो नहीं करेंगे, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ अच्छा करे ना करें, बुरा तो नहीं करेंगे। जब वो कोने पे थूकने जाएंगे, और आपने बताया कि थूकने से क्या बीमारियां होती, राष्ट्र निर्माण में जो है ये गलत चीज है, तो जब वो थूकने की तरफ मुंह बढ़ेंगे तो हो सकता है पान का घूंट अंदर ले लें या थूकदान में जाके थूकें। सफाई करें ना करें, तुम ये उम्मीद ना करो कि वो सफाई करेंगे, लेकिन गंदगी तो ना करें। तो वो कूड़ा हटाने के लिए आंदोलन करें ना करें, लेकिन कूड़ा तो कम से कम कूड़ेदान में डालें। वो ऐसे जो बास्केटबॉल का गेम होता है वो तो बंद कर दें। इतना ही कर देना, मेरे राष्ट्र की इतनी बड़ी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी ये सारी की सारी। तो तुम्हें अपने जीवन में 2 काम करने होंगे। तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आने वाले भविष्य के बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहा हूं जो आगे 50%, 60% नंबर लेके जाना चाहता है। मैं ऐसे लोगों के साथ अपना चिंतन लेकर चल रहा हूं। मैं इतने विश्वास, इतनी गरिमा, इतने गर्व के साथ यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आने वाले भविष्य के बेहतरीन स्वर्णिम ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि अगर इसमें से 100 लोग मुझे सुन रहे हैं तो 100 लोगों में अगर 50 लोगों के अंदर भी यह राष्ट्रीय विमर्श, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई तो वो अगले 50 को अपने आप जो है वो क्या कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे। समस्याओं का समाधान निकालो चाहे ना निकालो, समस्याएं तो ना उत्पन्न करो। बस इतना ही अगर आपने काम कर दिया तो राष्ट्र जो है इस समय एक ऐसे हाईवे पर आ चुका है कि अगर उसके रास्ते में ब्रेकर, कीले, पंचर नहीं डालोगे तो राष्ट्र इस पूरे संसार के हाईवे पर सबसे तेज आगे निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा चिंतन पैदा हो रहा है, अभी आपको सरफेस पे नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ऐसा चिंतन पैदा हो रहा है कि राष्ट्र का युद्ध अब रिस्क टेकर बनता चला जा रहा है। लेकिन उसको जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो बाहर से नहीं, वेस्टर्न से नहीं झेलना पड़ रहा है। उसको सबसे बड़ा संघर्ष भारत के यूथ को, भारत के इनोवेशंस को, भारत के इनोवेटिव लोगों को संघर्ष जो है वो अपने अंदर ही झेलना पड़ रहा है। इसमें वो हमारा ऑफिसर भी है जिसको उसके विभाग ने कमेटी बना के बिठा दिया कि तुम बहुत चक कर रहे थे, बहुत ईमानदारी दिखा रहे थे। उसका मैसेज जा रहा है यूथ के बीच में, अरे यार क्या फायदा, अपना काम चुपचाप करते रहो, नौकरी बचाते रहो। बट नहीं, हमें यह संघर्ष राष्ट्र के अगर एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है तो यह जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है, राष्ट्र उसका अकेले का नहीं है, यह राष्ट्र हम सबका है। जब राष्ट्र डूबता, जब नाव डूबती है ना बीच समुद्र में, तो जो सब डूबते हैं, सब डूबते हैं। ये मत सोचना कि वो आगे खड़ा तो वो जहाज का कैप्टन वो तो केवल वही डूबेगा, सब डूबते हैं। और जब राष्ट्र आगे जाता है तो राष्ट्र एक यान की तरह होता है, सबको आगे लेकर जाता है। तो ये राष्ट्र किसी एक ईमानदार है, किसी एक ईमानदार अधिकारी का नहीं है, ये राष्ट्र सभी का है। तो अगर इसमें पॉजिटिव ना भी कर पाओ, तुम्हारे अंदर वो चेतना नहीं आ रही, तो कम से कम बस निगेटिव ना करो, मेरे राष्ट्र को जाने दो आगे। और जो पॉजिटिव करें वो तो खैर बल्ले बल्ले। तो जब हम यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज में, तो सिर्फ 2 बिंदु है, फिर से कह रहा हूं,
और एक है समावेशन और दूसरा है बहिष्करण। पूरा सिलेबस इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। तुम जो भी कुछ पढ़ोगे वो ये है कि समावेशन कैसे करना है, इंक्लूजन कैसे करना है, क्या होता है, पद्धतियां क्या है, बहिष्कृत कौन है, क्यों है, कैसे लेकर आना है उसको समावेशन बिंदु सेंटर ऑफ इंक्लूजन के पास। बस इतना ही समझ गए तो पूरे यूपीएससी का मेंस का पूरा जो सिलेबस इसी के आसपास गया। पूरा पॉलिटी यही है। मैं न्याय क्यों स्थापित करना चाहता हूं? क्योंकि अन्याय हुआ है। अन्याय क्या करता है? अन्याय तुम्हें तुम्हारे हक से दूर कर देता है। हक का मतलब हो गया समावेशन के पास। मैं ये चाहता हूं, भारत का नागरिक होने के नाते मुझे मिलना चाहिए। तो भ्रष्टाचार, अपराध, भाई तुम अपने परिवार के साथ जा रहे थे, कोई आदमी आके चाकू मार गया, तुम्हारा कार छीन ले गया, तुम्हारे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी, तो क्या किया तुमने? ओवरऑल देखो, तुम्हें जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया, तुम्हें समावेशन बिंदु से दूर लेकर चला गया। तो न्याय क्या काम करता है? न्याय तुम्हें बहिष्करण से समावेशन की तरफ लेकर जाता है, एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की तरफ लेकर जाता है। तो न्याय पाना इंक्लूजन है। और जब राष्ट्र में न्याय नहीं स्थापित होता है तो समाज के अंदर एक विद्रूप पैदा होता है, एक घृणा पैदा होती है, एक रिएक्शन पैदा होता है। और किसी समाज के अंदर अगर रिएक्शन पैदा हो जाता है तो समाज टकराहट, विस्फोटक स्थिति में आ जाता है, एक्सप्लोजिव स्थिति में आ जाता है। तो पूरे सिलेबस को अगर तुम देखोगे तो पूरे 2 बिंदुओं के अंदर है पूरा, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिकी हो। आर्थिकी का मकसद क्या है? व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक्स? क्या है सामाजिक आर्थिकी? क्यों सरकार हॉस्पिटल बनवा रही है, सड़कें बनवा रही है, फलाना किसान कल्याण योजना चला रही है, मातृत्व वंदना योजना से लेकर जो है वो फलाना ढिकाना दुनिया भर का प्रधानमंत्री जन आरोग्य, क्यों है ये? वाई? क्यों? क्योंकि तुम्हें समावेशन बिंदु के पास लेकर आना है। तुम समावेशित होगे, तुम्हारे अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना आएगी कि राष्ट्र मेरे साथ खड़ा है, तो तुम कहोगे अब मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हो रहा हूं। और जब तुम राष्ट्र के साथ खड़े हो जाओगे तो राष्ट्र के प्राण जीवंत हो जाएंगे। जब तुम्हारे विमर्श में तुम्हारी जाति, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा धर्म, ये सब गौर होकर राष्ट्रीय चिंतन तुम्हारे सामने आ जाएगा। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चिंतन के बीच में अभी भी एक बारीक रेखा है, उसके बारे में फिर आगे बात करूंगा। राष्ट्रीय चिंतन आ जाएगा। वाद में तो तुम एक तरफा खड़े हो गए, चिंतन में तुम तौल रहे हो। राष्ट्रवाद में जरूरी नहीं कि तुम जो है बिल्कुल हमेशा सही रास्ते पर जाओ। चिंतन जब आता है तब आपके पास सही रास्ते में जाने की, सही और गलत के बारे में चुनने की स्वतंत्रता होती है। तो ये जो आज हमारा विमर्श रहा, ये इतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सक्लूजन के पॉइंट्स ही हमारे सिलेबस के विस्तार बिंदु तक फैले हुए, विस्तार बिंदु। वो एग्रीकल्चर, किसान कल्याण हो सकते हैं। क्यों आखिर हम मंडी व्यवस्था को हम बात कर रहे हैं? क्यों हम कृषि कानूनों को लेकर आ रहे हैं? क्यों हम ई नैम मार्केट की बात कर रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पर्पस ऑफ स्टडीज? क्यों? क्योंकि वो किसान जो है, हमारा अन्नदाता जो है, हमारी आबादी का 55% जो है वो एक्सक्लूडेड है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। और वो एक्सक्लूडेड नहीं है, उसका पूरा परिवार एक्सक्लूडेड है। हमारी आर्थिकी एक्सक्लूडेड है, हमारे ग्रामीण बाजार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कितने दिन तुम शहरी आदमी को मॉल्स में जाकर जो है सामान बेचोगे? कितनी पॉलिसी बेच दोगे? कितनी कारें बेच दोगे? क्या भारत के गांव के लोगों को पॉलिसीज लेने का, हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का हक नहीं है? क्या हमारे किसानों को जो है वो आपके अच्छी चीजें खाने का हक नहीं है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो समावेशन बिंदु से दूर हैं, क्योंकि वो उनका समावेशन बिंदु उनकी आय की गारंटी है, वो उनके पास आय की गारंटी नहीं है। सब कुछ बचा लिया, सब कुछ अच्छा था, बाढ़ आई, फसलों की फसलें खत्म हो गई टोटल की टोटल। अब कहां जाएं? कहां जाएं? अरे मैं कार खरीदता हूं तो उसमें लॉक लगाता हूं, ऑटो लॉक करता हूं, रात में उठ के चेक करता हूं, मेरी कार अपनी जगह है। उसकी सारी आय तुमने खेतों में छोड़ रखी है, खेतों में है बेचारी, और उसके पास कोई भी आय की गारंटी नहीं है। अब उसका बच्चा कहां स्कूल की फीस भर पाएगा जब उसकी फसल खराब हो गई? तो इस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट की गहराई को देखना होगा। एक विमर्श पैदा करो, जहां भी रहो ये विमर्श पैदा करो। कोई तुम्हारा विरोधी है, होने दो, तुम अपनी बात पे अडिग रहो। पढ़ने का एक उद्देश्य होता है, पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है। मेरी क्लासेस में इस क्लास का एक उद्देश्य है तुम्हारे अंदर वो चिंतन पैदा करना। जब तुम्हारे अंदर वो क्यों पैदा हो जाएगा तो तुम सब्जेक्ट अपने आप पकड़ना शुरू कर दोगे। अखबार में आने वाली चीजें, समाज में होने वाली चीजें, सब कुछ तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बन जाएगा। और जिस दिन ये तुमने बना लिया उस दिन तुम्हें लगेगा कि वाकई में बहुत एक इजी एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे अंदर एक चीज पैदा होगी जिसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, प्रशासनिक अभियोग्यता कहते हैं।
और प्रशासनिक अभियोग्यता में ईक्यू यानी इमोशनल क्विसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मुझे सिर्फ सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए दिया बांटने के लिए, सिर्फ वही नहीं बांटूंगा, जब मैं वो बांटूंगा तो उन देने वाले हाथों के साथ साथ उनके मन को भी टच करूंगा कि तुम जाओ और मेरी बात को लोगों तक पहुंचाओ, विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और तुम लोगों के अंदर विश्वास पैदा करो कि राष्ट्र बहुत जल्दी से जल्दी समावेशन बिंदु के पास आना शुरू हो। क्योंकि राष्ट्र में अगर बहिष्करण होगा, भय होगा, जो है चिंता होगी, तो मैं राष्ट्र चिंतन में कभी जा ही नहीं सकता। और जब राष्ट्र चिंतन में उसकी बहुत बड़ी आबादी नहीं है, जैसा कि आज की स्थिति है कि 2 वक्त की रोटी के लिए मेरा समस्त अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है, मेरा पूरा जीवन खत्म होता चला जा रहा है, राष्ट्र मेरे लिए कहां है? हर इलेक्शन में दारू, मुर्गा, फलाना रुपए पे जो है मैं अपने वोट देने को तैयार हूं, बेचने को तैयार हूं। कल एक आईपीएस ऑफिसर ने अपना ट्वीट किया, किसी ने कहा कि अरे ये अपराधी, एक जो है वो एक व्यक्ति ने ट्वीट किया उनको और बोला कि ये हमारे अधिकारी जो है अपराधियों के सामने जो है वो जो है ये गंदे लोगों के सामने सलाम ठोकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही मैच्योर आंसर दिया, मैं नमन करता हूं उनको। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो नेता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो जनता जिम्मेदार है जिसने उसको चुन के भेजा है। कि वो अपराधी चुनकर पहुंचा कैसे, इसकी जिम्मेदारी अब जनता को उठानी पड़ेगी। इसे राष्ट्र चिंतन है। जब तुम्हारे वोट के साथ यह तय हो जाए कि मैं राष्ट्र में किसको भेज रहा हूं, उसी दिन राष्ट्र जागृत हो जाता है। और मुझे अपने भारत में इसका बड़ा अभाव दिखाई पड़ता है। तो मैं अपने जीवन काल में एक शिक्षक के रूप में बात करने के दौरान अगर अपनी राष्ट्र चिंतन को आपको दे पाया और आपको यह प्रेरित कर पाया कि ऑफिसर के रूप में तुम जाकर इस राष्ट्र चिंतन को स्थापित करोगे, बात करोगे, विमर्श कम से कम बात आएगी कि मेरा राष्ट्र है कहां। मैं जब अपने अपने मेरा से निकलकर वी की अवधारणा में आऊंगा, आई से निकलकर वी में पहुंचूंगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तभी मेरा विमर्श परिपक्व होगा और हमारी तुम्हारी बातचीत में राष्ट्र सर्वोपरि हो जाएगा। नेहा ने लिखा कि हमारे यहां विरोध ज्यादा है, सपोर्ट कम है। निर्वात कभी नहीं हो सकता, वैक्यूम नहीं हो सकता। विरोध इसलिए ज्यादा है क्योंकि सपोर्ट पर चिंतन करने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्र कहीं चिंतन नहीं है, तेरा मेरा हो चुका है कि मुझे मेरा लाभ कैसे मिलेगा इस पूरी कंडीशन में। क्योंकि राष्ट्र तो त्याग मांगता है और स्वार्थ पहले अपना हक मांगता है। ये बात ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की डिस्कशन को आप पूरे सिलेबस के साथ जोड़ पाएंगे, उस चिंतन को जोड़ पाएंगे जिस चिंतन को मैं स्थापित करना चाहता हूं, उस बात को हम आगे लेकर जा पाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, सही गलत विमर्श करने के लिए सही और गलत की जो एक लाभ मोह है उसे निकलना पड़ेगा। चिंतन करो, चिंतन करो, जरूरी है। और सिलेबस को इसके साथ जोड़ो। सिलेबस सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच में है, पूरा सिलेबस 2 बिंदुओं के बीच में। अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल सिलेबस की बात करूं, सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच में। अब ये 2 बिंदु तुम्हें समझने पड़ेंगे। अब सिलेबस को मैंने बहुत कोर में ला दिया, इस विमर्श को बहुत कोर में ला दिया। अब इसके आसपास अपनी पूरी कहानी बुन लेंगे हम लोग। और मुझे जो मैंने आंसर राइटिंग में प्रयास किए हैं, जो पर्सनलाइजेशन और एग्जाम्पल, योर थॉट, योर फ्लो, जो अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है, उसके साथ हम आसानी से चलना शुरू कर देंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और क्लास के साथ साथ आपको पसंद आया होगा कि हम बैठकर अपने राष्ट्र के चिंतन, अपने विमर्श को आगे लेकर जाएं। प्रेम ने पूछा, सर आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है, बहुत ही बड़ी बातें मैंने इसमें समेटी हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स लिए मैंने। क्या तुम उसको 1 या 2 पेज पर ला सकते हो? क्या इस मेरे चिंतन, इस विमर्श को कागज में लेकर आ सकते हो ताकि वो हमेशा तुम्हारी याददाश्त का हिस्सा रहे? अगर है तो ये मेरा काम है।